वेरी वार्म वेलकम दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। जो लोग समझते हैं कि सिर्फ पाकिस्तान में आर्मी चीफ की तकर्री जो होती है उसके हवाले से मीडिया हाइप होती है या कंट्रोवर्सी जनरेट होती है, वो गलत है। कि अभी कल ही जो है वो भारत के में नए आर्मी चीफ की तकर्री की गई और वहाँ पे एक नई कंट्रोवर्सी का आगाज़ हो गया, क्योंकि 3 सीनियर मोस्ट जनरल्स जो हैं उनको सुपरसीड करके नरेंद्र मोदी ने आर्मी चीफ लगाया है। इस हवाले से जो अपोजिशन जो है वो बहुत ज़्यादा सवालात भी उठा रही है और बहुत क्रिटिसाइज़ भी कर रही है। पाकिस्तान में खैर ऐसी कोई कंट्रोवर्सी तो नहीं हुई, नए आर्मी चीफ जो आए जनरल कमर बाजवा साहब, लेकिन पाकिस्तान में जब भी आर्मी चीफ आता है तो शुरू में ऐसा लगता है कि जैसे प्राइम मिनिस्टर जो है वो सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में डोमिनेट कर रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली अपॉइंट प्राइम मिनिस्टर करते हैं। लेकिन बाद में ऐसा जो है वो चलता है पता कि नहीं, आर्मी चीफ जो है वो डोमिनेट कर रहे हैं सिविल मिलिट्री ताल्लुकात को। अब ख्वाह उसमें फॉरेन पॉलिसी हो, सिक्योरिटी पॉलिसी हो या और दूसरे दीगर अमूर हो, उसमें पाकिस्तान में आर्मी चीफ डोमिनेट कर रहा होता है, फौज डोमिनेट कर रही होती है। यही मामला हमने जनरल काकड़ के हवाले से देखा, यही मामला हमने जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब के हवाले से देखा, यही मामला हमने जनरल राहिल शरीफ साहब, उससे पहले जनरल कियानी साहब के हवाले से देखा। आज के मेरे गेस्ट, ये मैं मौजूद इसलिए सामने लाया हूँ आपके व्यूअर्स के, आज के मेरे गेस्ट बड़े अहम हैं और उनका बराह रास्त ताल्लुक इस तमाम तरह की चीज़ों से है, क्योंकि वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ भी रह चुके हैं, पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव भी रह चुके हैं, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, इन यूनिफॉर्म एंड ऑल्सो विदाउट यूनिफॉर्म, सिविल ड्रेस में। जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ साहब आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं। जनरल साहब, बहुत वार्म वेलकम आपको इस प्रोग्राम में। मेरा पहला सवाल सर आपसे यही रहेगा कि जब कमान की चेंज होती है पाकिस्तान में तो शुरू में ऐसा लगता है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो डोमिनेट कर रहा है सारे मामलात को, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो आर्मी चीफ डोमिनेट करना शुरू कर देते हैं। अभी रिसेंटली राहिल शरीफ साहब के मामले में हमने देखा, तो क्या ये नवाज शरीफ साहब की वजह से है या पाकिस्तान के हालात ही ऐसे हैं कि यहाँ आर्मी डोमिनेट करती है और करती ही रहेगी, चाहे कितना ही काबिल या कम काबिल प्राइम मिनिस्टर हो या हुकूमत हो सिविलियन? नहीं, आई डोंट थिंक सो। ये डोमिनेशन का कोई सवाल होना नहीं चाहिए। वैसे तो एक मुल्क चल रहा है जहाँ एक गवर्नमेंट है, जहाँ एक प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, आर्मी चीफ है, सबको इन सिंक चलना चाहिए। कोई किसी को डोमिनेट नहीं करना चाहिए, सबकी अपनी अपनी ड्यूटीज़ हैं और प्राइम मिनिस्टर मुल्क चला रहा है। लेकिन प्रॉब्लम जब होती है जब कॉन्फ्लिक्ट हो, बीच में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो या एक ज़बरदस्ती किसी को डोमिनेट करने की कोशिश की जाए, जो अनफॉर्चुनेटली ये प्राइम मिनिस्टर साहब हमेशा करते हैं। तो ये कोशिश करते हैं कि दूसरे को डोमिनेट किया जाए, आर्मी चीफ को, जबकि आर्मी चीफ जो बना हुआ है, बेशक इन्होंने बनाया है, लेकिन वो कोई ऐसा कोई छोटी अपॉइंटमेंट तो है नहीं। वो समझ रखता है और वो सबसे पहले उसको पाकिस्तान का ख्याल होता है। तो उधर फिर कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाते हैं। फिर सवाल आ जाता है, पब्लिक जनरली आर्मी चीफ के साथ होती है। मैंने तो यही देखा है थ्रू आउट, पब्लिक जनरली आर्मी चीफ के साथ होती है, क्योंकि गवर्नेंस अच्छी हो नहीं रही होती है। तो प्रॉब्लम इज़ पुअर गवर्नेंस, पुअर लीडरशिप, एंड देन द लीडरशिप कोशिश कर रही है कि डोमिनेट किया जाए आर्मी चीफ को और आर्मी को। तो ये इन चीज़ों की वजह से तनाज़ा बनता है और वो फिर ये कंपटीशन शुरू हो जाता है कौन किसको डोमिनेट करे, वरना ये होना नहीं चाहिए। अच्छा सर, ये बताइए कि ज़्यादातर ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है पाकिस्तान के अंदर बिटवीन आर्मी चीफ एंड बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर, वो किस चीज़ पे होता है ज़्यादातर? अगर आप एवरेज निकालें, मतलब अगर लास्ट दौर भी देख लें राहिल शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब का, तो आपके नज़र में लोग जानना चाहेंगे, आप इस बारे में सबसे सीनियर हैं और आपने बहुत आर्मी चीफ भी रहे, उसके बाद आप ऑब्वियसली आपके बाकी ओहदे भी रहे, तो किस वजह से कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट हो जाता है प्राइम मिनिस्टर के साथ? हाँ, एक तो पुअर गवर्नेंस, बेसिकली स्टार्ट तो पुअर गवर्नेंस से होता है। गवर्नेंस अच्छी नहीं हो रही है, लोगों की, आवाम की हालत बुरी है, पाकिस्तान की डेवलपमेंट कोई नहीं हो रही है, पाकिस्तान नीचे की तरफ जा रहा है, फॉरेन पॉलिसी उसकी ठीक नहीं है, उसकी वजह से आइसोलेट हो रहा है। तो इन बातों की वजह से अब कॉन्स्टिट्यूशनल कोई रेमेडी उसकी मिलती नहीं है। तो ये लोग भाग कर आर्मी चीफ के पास पहुंच जाते हैं। आर्मी चीफ जाकर एक अपनी वो जो बदामी साहब की आवाज़ में जो सेंटेंस यूज़ करते हैं, एक मासूमाना एडवाइस के लिए जाते हैं या कहने के लिए जाते हैं कि भाई ये सूरत हाल है, इसको ठीक करें। वहाँ से फिर शुरू हो जाता है। या फिर दूसरी चीज़ ये है कि अगर नाजायज़ किस्म के कोई ऑर्डर्स दिए जाएं आर्मी चीफ को, जो आर्मी चीफ ना मान सके,
ना एग्जीक्यूट कर सके, उससे भी बाज़ वक्त हो जाता है। तो ये बातें हैं, अदरवाइज जैसे मैंने कहा जी होना नहीं चाहिए। सर, अगर मैं थोड़ा सा पीछे ले जाऊं आपके दौर में, तो आपके दौर में कारगिल को डिस्कस नहीं कर रहा मैं, कि उससे पहले आपके और प्राइम मिनिस्टर के दरमियान क्या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया था? क्योंकि खबरें लगती थी कि आप जो है वो किसी और डगर पे चल रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर, मतलब आप एक तो डोमिनेटिंग बड़े थे, ये वजह हो सकती थी कि यू योरसेल्फ वाज क्वाइट डोमिनेटिंग एज अ पर्सन, और वो बाद में हमने देखा भी, रिगार्डलेस ऑफ मैं 12 अक्टूबर के अलावा बात कर रहा हूँ, एक पर्सनैलिटी होती है ना इंसान की, तो एक तो आपकी पर्सनैलिटी डोमिनेटिंग थी, तो क्या ये एक्सेप्टेबल नहीं हुई आपके लिए उनकी पर्सनैलिटी को एक्सेप्ट करना और उनके लिए आपको एक्सेप्ट करना? नवाज शरीफ साहब को ये हुआ, पर्सनैलिटी क्लैश हो गया? नहीं, माइनर चीज़ों पे तो डिफरेंसेस हुए थे जी। यानी मैं जब चीफ लगा हूँ जी जी, तो उन्होंने, वो 2 जनरल्स थे हमारे मेजर जनरल, जिनको मुझे बुलाकर उन्होंने कहा कि इनको आप निकाल दें आर्मी से। अच्छा, मतलब ऐसे एज सिंपल एज दैट कि जी इन्हें आर्मी से निकाल दें। मैंने कहा जी कैसे निकालें, किस सिलसिले में? तो उस पर कहने लगे, उन्होंने, उनकी कोई रीजंस थी अपनी कि जी इन्होंने कोई गलत एडवाइस दे रहे थे चीफ को और ये वो। मैंने कहा जी 1-2 मेजर जनरल हैं, इनको निकालना मतलब आई हैव टू हैव सम रीज़न, तो आप बताएं मुझे, लिख कर भेजें ताकि मैं कोई इंक्वायरी करवाऊं और उसके बाद ये एक्शन लिया जाए। तो आई डिड नॉट एग्री फ्रैंकली, बिकॉज जाहिर है अगर मैं एग्री करता हूं, मैं 2 मेजर जनरल्स को उठाकर भेज दूं। तो सर इस पे नवाज शरीफ साहब का रिएक्शन तो बड़ा भरपूर रिएक्शन होगा उनका, जब आपने उनकी बात नहीं मानी। नहीं, रिएक्शन है, कई हर तरफ से कहलवा रहे थे मुझे कि जी कर दें, आप करवा दें, निकाल दें, वो चाहते हैं। मैंने फाइनली आई टू पुट माई फुट डाउन कि मैं ये नहीं करूँगा, आई विल नॉट, क्योंकि मेरी एक इज्जत है, आर्मी में मेरी एक इज्जत है और मैं ये नहीं कर सकता हूँ। आर्मी मेरा तो सिपाही जो है वो कहेगा ये किस किस्म का चीफ है जो किसी के कहने पे 2 मेजर जनरल निकाल दिए, रीज़न क्या है निकालने की? और फिर ये दूसरा इंसिडेंट तो ये नजम सेठी वाला इंसिडेंट हुआ है। अच्छा, उनसे आप खुद भी बात कर लें, शायद पता नहीं वो बता दें आपको। उनको ये चाहते थे कि इनको कोर्ट मार्शल कर दिया जाए, इन्हें, सेठी साहब इनको पकड़ा हुआ था उन्होंने। हाँ, इनको तो उन्होंने पकड़ा था, अब ये उनके साथ हैं, लेकिन पकड़ा था और बाद में हमें हैंड ओवर किया, इनके इंटेलिजेंस IB वगैरह से पकड़वाया था, फिर बाद में हैंड ओवर किया तो ISI को। आपको ये कह रहे थे कि नजम सेठी साहब कोर्ट मार्शल कर दिया, आपने इनकार कर दिया, ये दूसरा पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट था। कोर्ट मार्शल, यस यस, बिल्कुल। तो ये थी जिसकी वजह से शायद डिफरेंस हुआ हो, आई डोंट नो। मुशर्रफ साहब, ये लोग को जरूर बताइए, सर जानना चाहेंगे लोग आपसे कि ये जब इस तरह के डिफरेंसेस होते हैं तो हमारे पास तो कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं कि आपके या आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर के दरमियान फिर मीडिएशन कौन कराता होगा? हो सकता है इस तरह के डिफरेंसेस ही राहिल शरीफ साहब के या प्राइम मिनिस्टर के हो या ना हो, लेकिन आप तो बता रहे हैं आपके हुए, तो फिर किस तरह निगोशिएट होता है आपस में कि दोनों अच्छे तरीके से चले आगे लेके मुल्क को? वेल, बीच में नेगोशिएट करने वाले कोई होना पड़ेगा, जाहिर है, किसी ना किसी को, जो दोनों साइड जिसको फेवरेबली देख रहे हो। आपके दरमियान कौन था सर? थे कुछ, अच्छा थे, छोड़े, अभी नाम लेने पड़ेंगे, लेकिन ठीक है, वो थे बिल्कुल, जो उनके भी करीब थे और फ्रैंकली वो मेरे से भी। वो फिर आप उनके घर डिनर पे भी गए इसीलिए, गुडविल जेस्चर? वेल हाँ, गया था। वो तो उन्होंने खुद ने बुलाया था मुझे, गुडविल जेस्चर नहीं, वो तो मुझे उम्रा पे इनवाइट किया उन्होंने, उम्रा पे मुझे और मेरी वाइफ को। मैंने एक्सेप्ट किया तो मुझे लाहौर बुलाया, वहाँ साथ जाएंगे। वहाँ फिर इन्होंने कहा कि खाना आप मेरे साथ खाएं घर पे। मैं चला गया, मैं गया विद माय वाइफ। वो गुडविल जेस्चर नहीं था, वो तो एक नॉर्मल इनविटेशन था। सर उस जमाने में टेंशन बहुत थी ना आपके और प्राइम मिनिस्टर दरमियान, तो उस लिहाज से मैं कह रहा हूँ बड़ा गुडविल जेस्चर था, क्योंकि आई थिंक कारगिल भी होकर हटा हुआ था। नहीं, लेकिन वो टेंशन ख़त्म हो गई थी। टेंशन थी, वो टेंशन बार बार अखबारों में आ रहा था कि मुझे शायद रिटायर किया जाएगा, मुझे शायद चेयरमैन बना दिया जाएगा, जो मैं नहीं चाहता था। और दूसरा एक कोर कमांडर भी थे जो इनसे मिला रहे थे, तो मुझे पता हो गया था। तो मैंने आई टुक अ स्ट्रॉन्ग स्टैंड के हाँ, मैंने कहा ये तो निकलेंगे, ही इज़ आउट। एंड दूसरा, मैं बिल्कुल चेयरमैन वेयरमैन नहीं जाना चाहता हूँ, जिसे मर्जी बना ले। वो रिजॉल्व किया, वही थ्रू मीडिएशन, वो जो थे उन्होंने रिजॉल्व करवा दिया और वो सारा बिल्कुल ठीक हो गया, नॉर्मल हो गया, एवरीथिंग नॉर्मल। उसके बाद उन्होंने उम्रे पे मुझे इनवाइट किया, सो आई थॉट एवरीथिंग इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल। तो मेरा कोई इरादा डोमिनेट करने का बिल्कुल नहीं था।
अच्छा मुशर्रफ साहब, ये बताइए कि सर ये जो, मैं बहुत ज़्यादा इस पे बात कर रहा हूँ लेकिन बहुत से लोग जानना भी चाहते हैं आपसे, मैं खुद भी जानना चाह रहा था कि जब आर्मी चीफ शुरू में प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं तो ऑब्वियसली एक प्राइम मिनिस्टर की वो होती है कि उन्होंने अपॉइंट किया होता है। कई दफ़ा आप भी निचले रैंक पे थे, ज़िया उल हक साहब भी निचले रैंक पे थे, इवन जनरल बाजवा साहब भी सीनियर मोस्ट नहीं थे, तो इनको ऊपर लेके आए। तो प्राइम मिनिस्टर की अपनी एक डिस्क्रिप्शन होती है, इसको यूज़ करते अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या शुरू में आर्मी चीफ बहुत ओब्लाइज फील कर रहे होते हैं, आप बड़ा ओब्लाइज फील कर रहे थे, आहिस्ता आहिस्ता जो है फिर आप पावर असर्ट करना शुरू करते हो कि इदारा आपका बहुत बड़ा है और जिम्मेदारी उसकी बहुत बड़ी है, तो उसके बाद फिर आप प्राइम मिनिस्टर से भी उनकी बात जो है वो अनकंडीशनली नहीं मानते। लेकिन शुरू में क्या जज्बात होते हैं जब प्राइम मिनिस्टर आप लोगों को नॉमिनेट करते हैं एज आर्मी चीफ, कई दफ़ा सीनियरिटी को भी साइड पे करके, आपके जज्बात क्या थे? सीनियरिटी को सही बात है, मतलब ये तरीका जो है कि पहले 3, 4, 5 में से सिलेक्ट करने का, ये तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मेरिट ओरिएंटेशन होनी चाहिए, कुछ तो चॉइस होना चाहिए। जैसे सुप्रीम कोर्ट को लेना, वो सुप्रीम कोर्ट में सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस लग जाता है, जो सही नहीं है। देयर शुड बी सम मेरिट ओरिएंटेशन, तो उसमें ये सिलेक्शन प्रोसीजर तो सही है। और ये जो आप कह रहे हैं कि ओब्लाइज फील करना, यस इंडीड, लेट मी एडमिट कि जब मैं चीफ बना तो मैं ओब्लाइज था, डेफिनेटली था। नवाज शरीफ साहब के ओब्लाइज थे? देयर इज नो डाउट, यस देयर इज नो डाउट, बिल्कुल कोई शक नहीं है इसमें सर। लेकिन उसके बाद फिर ऐसा ऐसा आप असर्ट किस तरह करते हैं अपनी प्रेजेंस को? नहीं, असर्ट कोई नहीं करते हैं, मैंने बताया ना, शायद अच्छा। कोई असर्ट नहीं करते। प्रॉब्लम दूसरी तरफ, ये लोग तस्लीम नहीं करेंगे मेरे कि केस असर्ट में नहीं तो होती। प्रॉब्लम दूसरी साइड में। अच्छा, व्हाटएवर रीजन सर, होती तो है ना यकीन सर, करना चाहिए। देखें असर्ट नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है कि लाओ जी मैं दबा रहा हूँ, फॉरेन रिलेशन मैं करूँगा, सिक्योरिटी मैं करूँगा, कोई ऐसी बात नहीं है। सिर्फ असर्ट जब करते हैं, जब मिस गवर्नेंस जो हो रही है ना, उसमें जाकर कहना कि ये आप करें। जैसे मैं ये बताता रहता हूं, आप इससे एग्री करेंगे मेरी इस बात से कि ये आप ठीक कह रहे हैं, गवर्नेंस वाली बात तो एक तरफ हो गई कि चाहे आपका दौर हो या राहिल शरीफ साहब का या कियानी साहब का, मतलब मैं बात कर रहा हूँ आपके 12 अक्टूबर से पहले की, जब आप एक नॉर्मल आर्मी चीफ थे जिसमें आपने कोई वो नहीं किया हुआ था, काउंटर को या वो, मैं जब की बात कर रहा हूँ, तब भी इंडिया के साथ जो पॉलिसी थी वो आप डोमिनेट करते थे या कियानी साहब डोमिनेट करते थे, या राहिल शरीफ साहब अमेरिका से ताल्लुकात भी आप लोग डोमिनेट कर रहे थे, चला रहे थे, तो प्राइम मिनिस्टर बेचारा क्या करेगा? लेकिन कोई जबरदस्ती तो नहीं कर रहे थे ना हम। देखिए वहाँ इंटरनेशनली हमारा न्यूक्लियर इशू था, वो साइन करना एनपीटी और सीटीबीटी और केमिकल वॉरफेयर कन्वेंशन वगैरह ना, उसमें आर्मी इन्वॉल्व होती है, क्योंकि एसपीडीए में सर आप पॉलिसी भी देते हैं ना, आर्मी चीफ पाकिस्तान पॉलिसी भी देते हैं सर, सिक्योरिटी और उसकी। लोग कहते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर डम्ब है या क्या है, आप इतना डिपेंड करते हैं या आप खुद ही ले लेते हैं उनसे ये पावर? नहीं खुद। अब जैसे कश्मीर की आपने बात की है, ये वाजपेयी साहब आए थे, वो जो फेमस उनके विजिट जो था वाघा बॉर्डर पे, वाघा बॉर्डर पे आए, जिसपे वो रिसीव हुए वगैरह, उसके बाद उसकी जॉइंट एक रेजोल्यूशन, जॉइंट स्टेटमेंट इशू करनी थी। वो मैंने कई दफ़ा टीवी पे बताया, मैं दोबारा बता देता हूँ। उस जॉइंट स्टेटमेंट जब उसकी ड्राफ्ट जो है वो आया है, तो मैं उधर इत्तेफाक से एज आर्मी चीफ बैठा हुआ था, कोई मैंने ये नहीं था कि वो ड्राफ्ट मैंने बनाया था। फॉरेन सेक्रेटरी लेकर आए, DGISI जो जियाउद्दीन थे वो बैठे हुए थे और मैं बैठा हुआ था, ठीक है, और वो उन्होंने पढ़ के बताया। जब पढ़ा तो मैंने नोट किया कि उसमें कश्मीर वर्ड था ही नहीं, द वर्ड कश्मीर वॉज नॉट देयर, जिस पे मैंने बोला जाहिर है, मैंने कहा जी इसमें कम से कम कश्मीर का कोई सेंटेंस आपने प्राइम मिनिस्टर से कहा कि भी यस एब्सोल्युटली। व्हाट डिड ही से टू यू? उन्होंने क्या रिप्लाई किया? उन्होंने कहा हाँ ये तो नहीं, पहले तो बात हुई कि वन ऑफ देम सेड कि ये फिर जॉइंट स्टेटमेंट नहीं होगा। अच्छा, मतलब वो मानेंगे नहीं इंडियन, जिस पे मैंने कहा कि वो नहीं मानेंगे तो वो लूजर तो वो हैं। अगर जॉइंट स्टेटमेंट नहीं होता है, आए हुए हैं, ठीक है, ना हो बेशक चले जाए, आई मीन व्हाट इज, हमारा क्या जा रहा है अगर नहीं होता है जॉइंट स्टेटमेंट तो। लेकिन होना चाहिए कश्मीर का जिक्र, जिस पे प्राइम मिनिस्टर ने कहा हाँ होना चाहिए, एंड वी ड्राफ्टेड अ सेंटेंस। वहाँ मैं बैठा हुआ था, मैंने भी इंग्लिश का सेंटेंस हमने ड्राफ्ट किया उसके अंदर लगने के लिए। एंड देन टू माई हॉरर, जब मैं मतलब कश्मीर रेजोल्यूशन और कश्मीर डिस्प्यूट, टू योर हॉरर,
टू माई हॉरर बाद में जब मैंने रिज़ाइन किया, जब मैं ये पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट आ गई थी और शाह महमूद कुरैशी साहब फॉरेन मिनिस्टर लगे, यूं ही वो लगे तो इत्तेफाक से इंडियन फॉरेन मिनिस्टर या फॉरेन सेक्रेटरी ने आना था इधर पाकिस्तान। उस वक्त फॉरेन सेक्रेटरी भी नए, फॉरेन मिनिस्टर नए, एंड आई मस्ट गिव क्रेडिट टू शाह महमूद कुरैशी। इन्होंने मुझे टेलीफोन किया अच्छा, और मुझे कहा कि वो आ रहे हैं एंड वी आर नॉट वेरी क्लियर ऑन वेरियस इश्यूज लाइक अफगानिस्तान एंड इंडिया के साथ कश्मीर इशू वगैरह और इंटरनेट, तो आप मुझे पर्सनल ब्रीफिंग मुझे दें, विच आई एग्रीड। मैंने कहा ठीक है मैं दूंगा ब्रीफिंग, और वो भी मैंने कहा कुछ डॉक्यूमेंट्स मैंने मंगवाए फॉरेन ऑफिस से, और उनमें से एक ये था कि ये जॉइंट स्टेटमेंट जो है दोनों की ये ले आए। जब वो आया और मैंने जो पढ़ी तो उसमें वो नहीं था, that sentence was not there। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर ने आपसे और मैं चैलेंज करता हूँ कि आपसे कहा कि वो कश्मीर में डाल रहे हैं, कश्मीर स्टेटमेंट में वैसे नहीं डाली। हाँ, ये तो गलत बयानी हो गई। नहीं डाली बाद में, मतलब उन्होंने फॉरेन ऑफिस ने या इन्होंने किसी ने उनको से मनवा लिया होगा कि नहीं ये नहीं डालते हैं, वैसे डालना चाहिए था। अब ये इतनी जो बातें करते हैं कि कश्मीर तो हमारे ज़माने में सॉल्व, और मैंने कश्मीर डिस्प्यूट का बेड़ा गर्क कर दिया, और आप तो कश्मीर की बात ही नहीं कर रहे थे भाई। और मैं चैलेंज करता हूँ, जाएं वहाँ फॉरेन ऑफिस से वो डॉक्यूमेंट निकाल लें, दिखा दें, आप ज़रा मांगें इनसे और वहाँ देखें कश्मीर की बात है या नहीं है। कश्मीर का जिक्र नहीं है, वर्ड कश्मीर इज़ नॉट देयर। तो सर ये तो बड़ा आर्मी चीफ को एक तरह से डिच करने वाली बात है या बिट्रे करने वाली बात है कि कहा कुछ आपसे और कर दिया कुछ। मतलब वो बाद में, मतलब इट इज़ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। व्हाट आई एम सेइंग इज, मैंने तो अपनी ओपिनियन दी कि ये होना चाहिए, और अगर वो जॉइंट स्टेटमेंट नहीं भी होता है, लेट इट नॉट बी देयर, लेट वाजपेयी साहब गो बैक। अच्छा सर, मौजूदा हालात पे थोड़ा आता हूँ मैं। अभी नए हमारे आर्मी चीफ आए, उसके साथ ही इमरान खान साहब की एक स्टेटमेंट आ गई है। वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब जो है वो अदलिया को अपनी बनाना चाह रहे हैं, घर की वो गेम, और फौज को जो है पंजाब पुलिस बनाना चाह रहे हैं। आपके ख्याल में ये स्टेटमेंट क्यों दी है इमरान खान ने, कितना वजन है इस बात में, कीपिंग इन व्यू नवाज शरीफ साहब एंड न्यू आर्मी चीफ? मतलब फ्रेंकली ये स्टेटमेंट ठीक होनी नहीं चाहिए और नहीं होगी। आर्मी को वही बात जैसे मुझे बनाया, वो समझ रहे थे कि मैं कोई लेला होऊंगा और समथिंग। नहीं, कोई आर्मी चीफ बनता है तो कोई कहीं का लेला तो नहीं होता ना कि वो बात मानता रहेगा आपको। आफ्टर ऑल ही हैज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी आर्मी की, और मुल्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी। सिक्योरिटी, इंटरनल एक्सटर्नल थ्रेट से सिक्योरिटी आर्मी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अभी, तो वो ऐसे नहीं होगा। और ऐसी चीफ जस्टिस ना हो, मुझे उम्मीद है कि नई चीफ जस्टिस साहब आएंगे, मुझे उम्मीद है कि वो अदल और इंसाफ में बिलीव करते हैं, और मुझे उम्मीद है वो किसी के चेले नहीं होंगे। लेट्स होप, क्योंकि पाकिस्तान की लास्ट होप है वो। ठीक, मुझे थोड़ा ये बताइए कि आप भी एक पॉलिटिकल पार्टी को लीड कर रहे हैं पाकिस्तान में, ख्वाह उसकी कितनी प्रेजेंस है, लेकिन आपका एक पॉलिटिकल ओपिनियन तो होगा। तो ये जितनी अपोजिशन अब ये जो कह रही है पार्लियामेंट में खड़े होकर कि नवाज शरीफ साहब ने झूठ बोला कतर के मामलात पे, या कतर के जो शहजादे का लेटर बाद में पेश किया गया, आपका अपना ओपिनियन क्या है कि प्राइम मिनिस्टर की स्पीच पार्लियामेंट में और कोर्ट के अंदर एविडेंस ये झूठ पर मबनी है? क्योंकि वो ये कहते हैं, सर मैं बात कंप्लीट कर लूँ सर, एक सेकंड में बात कंप्लीट कर लूँ। नवाज शरीफ साहब की पार्टी ये कहती है कि परवेज मुशर्रफ ने हमारा बदतरीन एहतसाब किया, वो हमारी करप्शन नहीं साबित कर सके क्योंकि करप्शन की नहीं गई थी, तो ये सारी बातें गलत है। अब व्हाट्स योर टेक ऑन इट? एब्सोल्युटली नॉनसेंसिकल स्टेटमेंट, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ये पहली चीज़ तो ये है कि पहले भी हो रही थी, बाद में भी इनकी नैब वो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। मैंने कोई इनके पीछे मैं नहीं लगा था कि इनको उस करप्शन केसेस में फंसाया जाए। वो सारे बेनज़ीर भुट्टो के ज़माने के थे जो चल रहे थे, कोई इनको एब्जॉल्व नहीं किया गया था, ठीक है ना कोई। और जहाँ तक झूठ का ताल्लुक है, वो तो मतलब ये आए दिन टेलीविज़न पे मैं देखता रहता हूँ, इनको झूठ के पुलंदे बोलते रहते हैं ऑन डेवलपमेंट, ऑन बलूचिस्तान, मेरे बारे में वो कोस्टल हाईवे, ये जितनी भी ग्वादर की बातें कर रहे हैं सरासर झूठ बोल रहे हैं। मतलब कमाल है इनका, वो झूठ तो बोली जा रहे हैं, तो इसमें भी झूठ बोला है, डेफिनेटली झूठ बोल रहे हैं। सर जो उनके वकील ने प्ली लिया उसमें आपका जिक्र भी आया है, पता नहीं आपके इल्म में ये है बात कि नहीं, जो नवाज शरीफ साहब के वकील ने जब उनसे रसीदें मांगी गई हैं, उनसे मनी ट्रेल मांगा गया उनके बिजनेस का कतर में और सऊदी अरब में, तो उन्होंने कहा कि जी परवेज मुशर्रफ ने क्योंकि टेक ओवर कर लिया था और सारा बिजनेस सील कर दिया था नवाज शरीफ साहब का, तो सारी बुक्स, लेजर और जो रसीदें हैं और जो डॉक्यूमेंट्स हैं फाइनेंशियल, वो चले गए थे मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट के कब्जे में। कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई है, इनके साथ वो कोई एग्रीमेंट हुई थी
कि ये चीज़ें ये देंगे, वो अगेन वही मैं जैसे मैं कह रहा हूँ, नैब वॉज डीलिंग विद द सिचुएशन। मैं पर्सनली देखें, मैं कोई विंडिक्टिव आदमी नहीं हूँ। ये असल में ऐसी चीज़ें हैं जैसे ऐसे लगता है जैसे ये प्राइम मिनिस्टर को गवर्न करना होता है। मैं एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव, मैं गवर्नेंस 24/7 जॉब है ये। अब मैं अगर घुसा रहूँ इन चीज़ों में कि नवाज शरीफ को कितने जी पकड़े जा रहे हैं, उनके फलाने पेपर मिल का क्या हो गया, फलाने का क्या, मैं नहीं कर रहा था भाई, मैं चेक ही नहीं कर रहा था, ना मैं किसी और का चेक कर रहा था। नैब को टास्क है, वो कर रही है, मैं क्यों करूं, मैं तो गवर्नेंस कर रहा हूं। ये इन चीज़ों में ये इन्वॉल्व होते हैं कि एसपी और डीएसपी से ये बातें डायरेक्टली कर रहे होते हैं कि सर आपके नजदीक मनी लॉन्ड्रिंग की है शरीफ फैमिली ने, ये फ्लैट्स जो है इलीगल मनी से आए आपके नजदीक? अरे देयर इज नो डाउट मनी लॉन्ड्रिंग। तो इसाक डार ने लिखा हुआ स्टेटमेंट दिया यार, वो कह रहे हैं प्रेशर था आपकी गवर्नमेंट का उनके ऊपर। बकवास, बिल्कुल बकवास, सब नॉनसेंस। एक ब्रेक लूंगा मैं, ब्रेक से वापस आऊंगा तो मुशर्रफ साहब से 2-3 अहम चीज़ें बड़ी पूछनी है। एक तो परवेज मुशर्रफ साहब हर इंटरव्यू में हमें बताते ज़रूर जब हमसे पूछते हैं कि सऊदी अरब ने किस तरह रिक्वेस्ट की नवाज शरीफ साहब को ले जाने के मामले में अपने पास, लेकिन कतर का कनेक्शन जो आया लेटर का, उसके मुतालिक भी ज़रा पूछ लेंगे परवेज मुशर्रफ साहब से। कतर ने भी कभी कहा नवाज शरीफ साहब के हवाले से कुछ, और कैसे ताल्लुकात थे कतर के नवाज शरीफ साहब से, परवेज मुशर्रफ साहब और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से? इसके अलावा बड़ा अहम सवालात हैं जो गवर्नमेंट की तरफ स्टेटमेंट्स आई हैं राहील शरीफ साहब की रिटायरमेंट के फ़ौरन बाद, जिसमें यहाँ तक कहा गया कि अगर मुशर्रफ साहब को किसी ने बचाया तो वो आर्मी चीफ थे उस वक्त के। ये तमाम चीज़ें पूछेंगे क्योंकि मुशर्रफ साहब जानते होंगे उनको बचाया किसने या किसने नहीं बचाया, या वो खुद ही बाहर हैं। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। वेरी वार्म वेलकम बैक टू द शो। जनरल रिटायर्ड मुशर्रफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुशर्रफ साहब, लास्ट टाइम आपने मुझे इंटरव्यू दिया था तो मैंने उस क्लिप को, वो क्लिप जो थी जो आपने, जिसमें ये बताया कि आपकी बाहर कोई अपने पैसों से जायदाद नहीं है, बल्कि जो है सऊदी अरब के शाह ने आपकी हेल्प की थी एक तरह से, क्योंकि आप उस वक्त फाइनेंशियली जो है स्ट्रेस का शिकार थे। उसके बाद मैं आपका रिप्लाई ज़रूर लेना चाह रहा हूँ कि शहबाज शरीफ साहब ने उस इंटरव्यू को देखा और उनका जो उसमें जवाब आया वो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। अगर आप कमेंट करना चाहें आप कर सकते हैं, आपका राइट है। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि डिक्टेटर मुशर्रफ ने पहले पाकिस्तान का नारा तो जरूर लगाया, लेकिन अरबों रुपए अपनी जेब में डाले, और जब उनको अकाउंट्स का राज सामने आया अखबारात में तो उन्होंने इंटरव्यू में इंतहाई शर्मिंदगी से कहा कि मुझे पैसे बादशाह ने दिए थे। मौसूफ लूट मार करके मुल्क से चले गए और अकाउंट सामने आने पर बादशाह पे बात डाल दी। जी ये देखें, ये इनको कुछ और मिलता नहीं है। मैंने इतनी दफ़ा कहा है कि आप मुझे पूरे पाकिस्तान में 8-10 साल मुझे छोड़े हुए हो गए, आप मुझे एक पैसे का फ्रॉड पाकिस्तान में निकाल कर दिखा दें, एक पैसे का। दूसरा, मैंने स्टेटमेंट दिया है कि 2009 में जब मैं बाहर गया हूँ अप्रैल में, मेरे पास $1 का अकाउंट नहीं है बाहर किसी बैंक में, किसी मुल्क में, किसी बैंक में ऑफशोर अकाउंट कोई नहीं। दूसरा, मेरे पास एक ईंट की प्रॉपर्टी नहीं है। कोई मुझे बता दें मेरी कहीं भी प्रॉपर्टी, $1 का अकाउंट मुझे बता दें, पाकिस्तान से गई भी एक पैसे का फ्रॉड मेरे ऊपर प्रूव कर दें। ये चीज़ें मैं कह रहा हूँ। अब ये जेब में पैसे ले गए, अरबों रुपए जेब में, जो मेरी जेब इतनी बड़ी वो कह रहे हैं जी बादशाह पे मुद्दा डाल दिया उन्होंने, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी। उसको जस्टिफाई करने की। ये मतलब ये क्या बात कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ ना, अब 2009 के से पहले कि मुझे एक पैसे का मुझे बता दें, बाहर पाकिस्तान में एक पैसे की बात कर दें मुझे। उसके बाद मैंने अर्निंग शुरू की है, तो ये प्रूफ है, बस ये मैं प्रूफ दे रहा हूँ। ये अब 1000 बातें करते हैं, अपने आप को बचाएं जी, आप अपने आप को क्लियर करें। ये मेरे डालने, अगर मैंने फ्रॉड किया भी है इसका मतलब ये नहीं है कि आपने फ्रॉड नहीं किया। तो आप अपने मुल्क और कौम और दुनिया आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है, पैनामा लीक्स आपके ऊपर है, तो आप मेरे पे डालने से क्या आपको मिलेगा? चलो जी मैंने फ्रॉड किया, तो इसका मतलब ये तो नहीं है आपने नहीं किया। आप अपनी सफाई पेश करो जी। सर, कोर्ट में ट्रस्ट है आपको? कोई इमरान खान साहब और दूसरे लोग तो बहुत डिसअपॉइंट है, पीपल्स पार्टी तो गई नहीं कोर्ट में। वो कह रहे हैं जी, वो बिलावल भुट्टो ट्वीट करते हैं कि शरीफ फैमिली को जो है वो कोर्ट से हमेशा इंसाफ उनके हक में मिल जाता है, और इमरान खान बड़े मायूस हुए जिस तरह हियरिंग्स चल रही हैं। आपका अपना क्या है? क्या आपको लगता है पैनामा का इशू, मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो प्रूव हो पाएगी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ और उनकी फैमिली के खिलाफ या नहीं? इस वक्त फ्रेंकली मैं भी और पूरा मुल्क और पूरी दुनिया में आप जाकर किसी पाकिस्तानी से पूछ लें, मैं अभी लंदन, यूनाइटेड स्टेट
हुआ कराया हूँ। किसी एक ने नहीं कहा कि बिल्कुल सही इनको सज़ा मिलेगी। तो सब कह रहे हैं ये सब ख़त्म हो गया है और ये मेगा करप्शन जो है ये लेजिटिमाइज हो जाएगी पाकिस्तान में। सब ये कह रहे हैं, एवरीवन। ना सब कह रहे हैं कि सजा नहीं क्या है मिलेगी, मुझे पता नहीं। अच्छा। नहीं, वो दुनिया कोई एक मुझे नहीं मिला जो कह रहा है नहीं नहीं बड़ा सही चल रहा है जी, कोर्ट में बड़ा केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट जो है बस एक्शन लेने वाला है। सब किए कह रहे हैं, कोई एक आदमी नहीं कर रहा है। मतलब डिसइल्यूजनमेंट, डिसअपॉइंटमेंट इज कंप्लीट विद द जुडिशरी। लेकिन अब ये नए वो पिछले चीफ जस्टिस साहब ने, हालांकि उनको एक्शन बाय दिस टाइम ले लेना चाहिए था, आई थिंक काफ़ी एविडेंस है, उस पर डिसीजन ले लेना चाहिए था, लेकिन नहीं लिया उन्होंने। चलो जी छोड़ें उसका, पुरानी बात पे क्या रोना है। अब नए चीफ जस्टिस साहब आ रहे हैं 1 जनवरी को, उनसे उनके बारे में मतलब फ्रैंकली अगेन पब्लिक में उनसे कोई खास उम्मीदें कोई लोग नहीं रख रहे। सर खुर्शीद शाह साहब ने पार्लियामेंट में कहा है कि जो नए चीफ जस्टिस हैं उनके बारे में ये कहा है उन्होंने कि वो तो नून लीग के आदमी लोगों के मतलब लोगों में ये परसेप्शन है, मतलब अजीब सी बात की। हाँ सही, ये बिल्कुल, ये जो उन्होंने कहा खुर्शीद शाह साहब ने, बिल्कुल सही। आम पब्लिक की यही ओपिनियन है जो उन्होंने कहा है। लेकिन मैं ये समझता हूँ जैसे आर्मी चीफ आता है और उसको समझा जाता है कि ये ओब्लाइज्ड होंगे और ये उनके चमचे बन जाएंगे, मुझे उम्मीद है, क्योंकि ये आखिरी उम्मीद है, इस पे उम्मीद हमेशा छोड़नी नहीं चाहिए। तो मैं तो ऑप्टिमिस्ट हूँ, तो मैं चाहता हूँ, क्योंकि इनके बारे में ये भी मैं कहूँ, ये जो नए चीफ जस्टिस साहब आ रहे हैं ये एक ऑनरेबल इंसान समझे जाते हैं, ऑनेस्ट और ऑनरेबल समझे जाते हैं। ये दिस इज़ ऑल्सो इज़ रेपुटेशन, जो मैंने फीडबैक जो मेरी है, जो ऑनरेबल और कैरेक्टर वाला आदमी होगा वो किसी का चमचा नहीं बनता है। ये मेरी बिलीफ है, चाहे कोई भी उसे नॉमिनेट करे कुछ हो। तो सर फिर आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि पूरी दुनिया में ये परसेप्शन है कि नवाज शरीफ साहब को इस केस में कुछ नहीं होगा और करप्शन लेजिटिमाइज हो जाएगी, फिर तो आपको ट्रस्ट करना चाहिए। मुझे मतलब अब तक ट्रस्ट ही कर रहे थे ना, और हुई नहीं, तो इसलिए डिसइल्यूजनमेंट हो जाती है ना। लेकिन अब ये आ रहे हैं नए, तो इनसे उम्मीद, मेरी तो उम्मीदें थोड़ी हैं कि देखें, अगर ये कैरेक्टर वाले एक तरफ से कह रहे हैं हम अच्छे हैं, कैरेक्टर वाले हैं, ऑनरेबल इंसान हैं, तो फिर ऑनरेबल और कैरेक्टर वाले हैं, तो फिर ये किसी के बिल्कुल ठीक सर, किसी के मैं भी आपसे एग्री करता हूं, नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस से उम्मीद है बहुत ज्यादा इंसाफ करेंगे हर केस में। मुशर्रफ साहब, जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच का कहना है कि परवेज मुशर्रफ के मामले पर फौज के इदारे को तशवीश थी और जनरल राहिल शरीफ साहब ने आपको बचाया। वुड यू एग्री टू दैट? वेल, उन्होंने हेल्प जरूर किया। आई एम एब्सोल्युटली क्लियर एंड ग्रेटफुल। वो हमेशा, मतलब एक मैं उनका बॉस रहा हुआ हूँ और मैं भी आर्मी चीफ रहा हुआ हूँ। ही हेल्प्ड आउट, क्योंकि पोलिटिसाइज्ड केसेस हैं, पोलिटिसाइज, मुझे ECL पे डाला हुआ है, पॉलिटिकल इशू बनाया हुआ है। सर ये लोग जरूर जानना चाहते होंगे मुशर्रफ साहब, सॉरी मैं आप कथा कलामी कर रहा हूँ, कि ये जब आप कहते हैं ना ही हेल्प यू आउट, वो किस तरह, क्योंकि एक मामला कोर्ट में चल रहा है, हुकूमत आपके खिलाफ हुई हुई थी, तो वो किस तरह हेल्प आउट होता है फिर आर्मी चीफ की तरफ से? नहीं, कोर्ट्स को इन्फ्लुएंस करना, कोर्ट्स और देखें, ये कोर्ट्स जो अनफॉर्चुनेटली ये कहना पड़ता है जो कहना नहीं चाहिए, हमारी जुडिशरी, मुझे उम्मीद है कि ये कोई अदल और इंसाफ की तरफ आ जाएं। ये कोर्ट्स बिहाइंड द सीन प्रेशर में काम कर रहे होते हैं, डिसीजन दे रहे होते हैं जी। अब बिहाइंड द सीन वो प्रेशर जो है उसको रिलीज करने में, उनसे डील करने में आर्मी चीफ का रोल था, और उसकी वजह से वो कोर्ट्स ने जजमेंट नहीं, जजेस नहीं, गवर्नमेंट से और गवर्नमेंट ने फिर वो जिसके ऊपर प्रेशर डाल रहे थे जो कोर्ट्स के ऊपर, वो उन्होंने रिमूव किया, तो उन्होंने मुझे अलाउ कर दिया कि जी ट्रीटमेंट के लिए बाहर जाएं। अच्छा सर, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, दैट इज हाउ मैनिपुलेशन होती जी, कि आर्मी चीफ ने गवर्नमेंट से कहा कि आप दबाव ना डालें जजेस के ऊपर, जजेस ने आजादाना फैसला दे दिया, इस वजह से गवर्नमेंट ने दबाव डालना छोड़ दिया और आप चले गए बाहर। हाँ सही सर, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है सर। ये सर दूसरा ये बता दीजिए कि कतर के हवाले से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन है, लेटर जो है आपके ख्याल में बिजनेस इस लेवल का था कि लेटर जो है जस्टिफाइड होगा, क्योंकि आप सऊदी अरब का तो आपने रिक्वेस्ट मान ली थी नवाज शरीफ साहब के जाने की बाहर, कतर से ताल्लुकात कुछ आपको इल्म है नवाज शरीफ साहब के? इतने दरीना था हमेशा रहे हैं जी कतर के साथ, तो बहुत आदमी सुनता है कि वो सैफुर रहमान साहब अभी भी उधर बैठे हुए हैं, तो बहुत स्ट्रॉन्ग इनके ताल्लुकात हैं, बिजनेस ताल्लुकात हैं बहुत स्ट्रॉन्ग। तो लेटर सही है सर आपके ख्याल में? डिटेल मुझे नहीं मालूम, लेटर नहीं, लेटर कोई लॉजिकल नहीं है, बड़ा, मैं तो समझता हूँ कि काफ़ी स्टूपिड सा लेटर है वो। आई थिंक उसका कोई ख़ास सर पाँव नहीं है,
सुनी सुनाई बातों का जिक्र है, अजीब सा लेटर है जो, और फिर आया भी ऐसे मौके पे जहां कोर्ट में मेरे ख्याल में बिल्कुल नहीं आना चाहिए था। कतर के किसी प्रिंस का कोई ताल्लुक नहीं है, पाकिस्तान में एक केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, दे शुड नॉट इंटरफियर, एवरीवन शुड रिमेन आउट, इट इज़ अगेंस्ट, तो पता नहीं क्यों आया, नहीं होना चाहिए था। अच्छा, डिप्लोमेसी अच्छी नहीं है ये। जी मुशर्रफ साहब, आजकल चौधरी निसार साहब जो है बड़े फायर उन पे चल रहे हैं। वो जो सानिया कोटा के ऊपर जो रिपोर्ट आई है सुप्रीम कोर्ट की, उसको लेकर लोग बहुत से ये एम्बिग्यूटी है इस बारे में। वो कहते हैं चौधरी निसार साहब जो है वो बड़े आपके करीब रहे, आपको नवाज शरीफ साहब को इन्फ्लुएंस किया उन्होंने कि आपको आर्मी चीफ बनाया, उसमें चौधरी निसार साहब का रोल था। और उसके बाद अभी ये जो मामला रिजॉल्व हो रहा था आपका, जिसमें आपको नवाज शरीफ साहब के आप जो कह रहे हैं सियासी मुकदमात थे उनसे बचाना, उसमें भी चौधरी निसार साहब आगे थे। इतना क्लोज ताल्लुक है आपका चौधरी निसार साहब से, आपकी अपॉइंटमेंट से लेके आज तक? देखें, चौधरी निसार के भाई जनरल इफ्तिखार होते थे, और जनरल इफ्तिखार मेरे बड़े दोस्त भी थे, कोलीग मेरे, हम इंस्ट्रक्टर रहे हैं स्टाफ कॉलेज में, हम दोनों साथ थे, मेरे सीनियर थे वो। और फिर ये नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में वॉर विंग में हम दोनों इंस्ट्रक्टर साथ थे। इनका घर मेरे बिल्कुल घर के बराबर था, हार्ली स्ट्रीट रावलपिंडी में, उधर आना जाना था इनका, और ये मेरे घर में भी आए हैं कई दफ़ा। सो इनसे ताल्लुक़ तो था, और इनके वालिद भी आर्मी फैमिली के हैं, मिलिट्री फैमिली के हैं। तो ऐसे मैं अब डिनाई करूं इसे, और मैंने सुना है यस कि इन्होंने ही वॉज सपोर्टिव ऑफ मी, मेरी सपोर्ट में थे कि मुझे चीफ बनाया जाए, जो मैं आई एम ग्रेटफुल टू हिम। और सर अभी भी आपको काफी सपोर्ट किया इन्होंने बाहर जाने में, जो आपका ईसीएल से अब मेरे कोई ताल्लुक नहीं है, ना मैंने इनसे कभी बात की है, जी। ना मैं कभी मिला हूँ इनसे कोई। अच्छा सर, आप राहील शरीफ साहब के तो सीनियर थे, तो जो मौजूदा आर्मी चीफ है उनसे आपका ताल्लुक कैसा रहा? कभी वो भी आपके अंडर कमांड में रहे हैं, या आपकी इंटरेक्शन रही है उनसे व्हेन यू वर द आर्मी चीफ और इन एनी कैपेसिटी? डेफिनेटली, ऑब्वियसली यहाँ मेरे मातहत तो रहे हैं ये कोर वगैरह में, लेकिन डायरेक्ट कांटेक्ट जैसे मेरा जनरल राहील शरीफ के साथ था, वो तो बहुत क्लोज मेरे वहाँ अंडर कमांड रहे हैं, राइट सिंस द टाइम मेजर थे ये। उस ज़माने में ओकाड़ा में जब मैं जनरल ऑफिसर कमांडिंग था, तो उस वक्त से वो ताल्लुकात थे। तो इनसे उतने क्लोज ताल्लुकात नहीं है, लेकिन आर्मी में है, मैं चीफ रहा हूँ, कहीं ना कहीं तो मुलाकात इधर उधर होती है। आपने इनको मुबारकबाद दी सर आर्मी चीफ बनने के अभी तक या नहीं? जी हाँ, दी आप? अच्छा दी। सर वार्मनेस थी उस तरफ भी, बाजवा साहब की तरफ से भी? जी हाँ, बिल्कुल है सर। जब मतलब आपको आर्मी चीफ भी जो होगा वो आपके सीनियर हैं, तो आपको सर ही कहेगा इस वक्त जब आप बात वो करेंगे आपसे, ऐसे ही होता है? मेरे ख्याल में तो कहेंगे, ये तो आर्मी की ट्रेडिशन है, और कहा भी होगा आपको, बिल्कुल ठीक है सर। हाँ। अच्छा जनरल साहब ये बताइएगा कि राहील शरीफ साहब से आपकी कभी मुलाकात हुई जब से वो आर्मी चीफ बने? नहीं हुई। अच्छा, कभी बोला, लेकिन टेलीफोन पे बातचीत होती रही? नहीं, नई बातचीत भी नहीं हुई, मैं जान के नहीं करता था क्योंकि आई डिडंट वांट टू एम्बैरस हिम। लेकिन हाँ, वो मुझे हर ओकेजन पे, चाहे मेरी वेरियस ओकेजन जो मेरे पर्सनल, उस पे उनकी तरफ से बुके, उनकी तरफ से केक और कार्ड्स आ जाते थे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से मैं वापस आता हूँ इसी प्रोग्राम में। मुशर्रफ साहब आप दुबई में हैं, जरदारी साहब भी दुबई में, आपके हवाले से खबरें आती रहती हैं कि आप कभी के एमक्यूएम को या ज्वाइन कर रहे हैं या उसको लीड कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही खबरें आई कि आप एमक्यूएम को लीड कर रहे हैं वापस आएंगे, साथ ही जमहूरियत की भी खबरें आई। जमहूरियत पसंद जो है चेयरमैन सेनेट रजा रब्बानी ने कहा कि जिस दिन आपने आके किसी पार्टी को ज्वाइन करके यहाँ सियासत की, वो सब सियासतदानों की शायद ज़िंदगी का आखिरी दिन होना चाहिए। तो सर एमक्यूएम को ज्वाइन कर रहे हैं या लीड कर रहे हैं, या नहीं अपनी पार्टी में रहेंगे? मैं नहीं एमक्यूएम को ज्वाइन करना या उसे लीड करना, मैंने बड़ी क्लैरिफाई की है, बिल्कुल आउट ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है। हाँ, मैं तीसरी पॉलिटिकल फोर्स मैं समझता हूँ पाकिस्तान की ज़रूरत है, उसमें अगर मेरी कंट्रीब्यूशन हो सकती है वो मैं बिल्कुल करूँगा। जहाँ तक रजा रब्बानी साहब का ताल्लुक है, उनका आखिरी दिन अगर होना है वो तो हो जाए। 22 नवंबर 2016 को जिस जगह दुबई में आप हैं वहीं पे जरदारी साहब हैं, उन्होंने कहा कि जी परवेज मुशर्रफ साहब ने मुझसे अपने वोट की भीख मांगी, लेकिन मैंने मक्खी की तरह दूध से निकाल दिया उनको। आपने उनसे कभी वोटों की रिक्वेस्ट की थी अपने इलेक्शन के लिए? नहीं, बिल्कुल। मैं किसी से आज तक मैंने किसी से कभी मांगा नहीं है। ठीक। आई मीन दिस इज अ फैक्ट, शायद लेट मी टेल यू, मैं कभी किसी से नहीं मांगता हूँ।
मुझे अल्लाह ताला हैज़ बीन वेरी काइंड, हमेशा मुझे बेस्ट ऑफ एवरीथिंग मिल जाती है। सर मैं लास्ट क्वेश्चन मैंने मांगता मैं कभी बिल्कुल नहीं। ठीक है सर। सर मैं लास्ट क्वेश्चन टू यू, ये जो आपने प्राइवेट मीडिया जो है पाकिस्तान में किया, ये सहाफ़ियों का प्रेशर था, ये दानिशवरों का प्रेशर था, कोई मूवमेंट चल रही थी सहाफ़त की, आज़ादी की, या ये खुद ही आपके ज़हन में आइडिया आया? देखिए कुछ नहीं चल रही थी क्या मूवमेंट चल रहा था। अभी ये 2-4 लोग हैं, अब मैं नाम उनके नहीं ले, तो मैं पता ही है, जी, ये बिल्कुल। मीडिया के जो एंकर वैंकर हैं वो ये बातें फजूल किस्म की करते रहते हैं। और तूने कौन सा प्रेशर मेरे ऊपर डाला हुआ था भाई? मैं उस ज़माने में मैं तो बड़ा पॉपुलर था और मैं ऑल इन ऑल था। मैं ही प्रेसिडेंट, मैं ही चीफ एग्जीक्यूटिव, मैं ही आर्मी चीफ, मैं ही चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी। कौन सा प्रेशर कौन डाल रहा था मेरे ऊपर? ना कोई मूवमेंट थी, ना कोई तहरीक थी, मेरा अपना आइडिया था। मेरा अपना आइडिया था, कैबिनेट में डिस्कस किया मैंने कि देखो एक प्रोग्रेसिव मुल्क जो है, सिविलाइज प्रोग्रेसिव नेशन जो है दुनिया की, उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है, फ्री मीडिया होता है। जब तक ये नहीं हो हमारा एक पीटीवी है वो लगा हुआ है एक माइक के ऊपर, तो लेट अस डू समथिंग अबाउट इट। बहुत लोग उसके खिलाफ थे कि ये बिल्कुल पाकिस्तान में वो माहौल नहीं है, लेकिन मैंने कहा माहौल नहीं है तो माहौल बनेगा ना रोकने से नहीं बनेगा। अगर हम आज़ाद कर देंगे तो ग्रेजुअली माहौल बन जाएगा। और मुझे बड़ी खुशी है कि बिल्कुल वही हो रहा है कि माहौल बन रहा है। और मुझे बड़ी खुशी है कि लाखों नौकरियां, जॉब्स मिली हैं लोगों को, लोगों की कमाई में इजाफा हुआ है, विच इंक्लूड्स यू ऑल्सो। अगर मेरे ख्याल में अगर ये नहीं होता तो पता नहीं आप किधर होते। नहीं मैं वैसे मुझे बड़ी मैं खुशी वेरी है इस बात थैंकफुल की। पर्सनली एज वेल टू यू, और पाकिस्तानी मीडिया को भी होना चाहिए। मैं वैसे सर इससे पहले गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में पढ़ा रहा था, लेकिन मैं आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि आपने ये बहुत बड़ा एक्सपोजर दिया मुझे भी और पाकिस्तानी मीडिया को भी। वी ऑल शुड बी थैंकफुल टू यू फॉर दैट, क्योंकि जमहूरियत का अगर आपने मेजर करना हो तो पीटीवी न्यूज़ देख लें, तो अगर इतना ही सहाफ़ियों का प्रेशर हो तो वो तो आज़ाद होना चाहिए कम से कम जमहूरियत के दौर में। तो अगेन आई ऑलवेज से दैट, और आपके सामने भी कह रहा हूँ, आपके पीछे भी हमेशा कहा कि वी आर थैंकफुल टू यू। पाकिस्तान प्राइवेट मीडिया जो है उसके फाउंडर आप ही है। बहुत शुक्रिया अपने शहर से हमारे साथ मौजूद थे व्यूअर्स, और आप उससे डिसएग्री भी कर सकते हैं और एग्री भी कर सकते हैं। फ्रंटलाइन कामरान के ट्विटर अकाउंट पे आप अपनी फीडबैक भेज सकते हैं।